हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल्स होंगी और आप ही बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दे सकें। इरम बुखारी हैं हमारे साथ सबसे पहले कराची से। जी इरम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं डॉक्टर इरम बुखारी बोल रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर पे। ओके। और मैं बेसिकली न्यूरोसर्जन हूँ और मैं करंट चार्ज पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ओके। और साथ में ये है कि मेरे पास डबल फेलोशिप है न्यूरोसर्जरी में और जनरल सर्जरी में। और मैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत कम लोग हैं जो कि इस डबल फेलोशिप के साथ हैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में। और सिंध में पहली बंदी हूँ कि जो एसोसिएट की लेवल तक पहुँची हूँ। तो बहरहाल आपके प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ सुनी थी, देखा भी था और आज बड़ी कोशिश है, आज मौका मिला है कि अपने एक बहुत बड़े मसले का जो हम डॉक्टर एसोसिएशन जो बहुत अरसे से इस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अपने इस मसले को आपके सामने ला सकें। तो मसला ये है कि आप सबको मालूम है कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जो है वो डेवोल्यूशन के बाद हैंडओवर कर दिया गया था सिंध गवर्नमेंट को। फिर जो हम एम्प्लॉइज थे वो इस फैसले के खिलाफ जो है पहले हमने हाई कोर्ट में अपील की, केस किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला, हाई कोर्ट से जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट में लास्ट डे जो था डॉक्टर वो साकिर निसार साहब जो थे उन्होंने अपने टेन्योर के लास्ट डे पे इसको दोबारा फेडरल गवर्नमेंट के हैंडओवर कर दिया। अब इस पूरे सिलसिले में हमें 12-13 साल लग गए और उसको इंतजार करते करते अब ये है कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर करने की बारी आई तो वो जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अब ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस पर रिव्यू पिटीशन की, वो भी रिजेक्ट होगी। अब मालूम नहीं अब सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान क्या चल रहा है कि हर वक्त यही होता रहता है कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट में लेना चाह रही है लेकिन सिंध गवर्नमेंट दे नहीं रही। एंड हम जैसे गरीब जो एम्प्लॉइज है यहाँ पे, और आपको मालूम ही है कि जो है इसमें सबसे पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स की क्रीम होती थी कि जो सिलेक्ट की जाती थी विदाउट एनी सिफारिश परचेज सिस्टम से। लेकिन अब 12-13 साल से हमारी प्रमोशंस में ही हुई। आप खुद बताएं पेट्रोल की कीमत 2 दफा तो अभी 1 हफ्ते में बढ़ गई है, तो हम जो है उसी पे विदाउट एनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं खुद जो हूँ डबल फेलोशिप पे हूँ और बहुत सारे लोग हर चंद दिन के बाद कुछ ना कुछ न्यूरोसर्जन्स निकलते हैं, उनकी ट्रेन करती हूँ। अब तो ये हाल हो चुका है कि हम जब जाते हैं दूसरे इदारों में इंटरव्यू लेने या करने, तो इवन इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो हमारे लोग सिखाए हुए होते हैं वो हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और वो तो अब ये, और हम हर जगह जाके चीफ मिनिस्टर साहब से, हेल्थ सेक्रेटरी से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी खुदारा हमारी प्रमोशन की जाए, हमारी जो है राइट उनको दिया जाए। पहले तो यही होता रहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है कि कोर्ट में केस चल रहा है, ना हाई कोर्ट में था ना सुप्रीम कोर्ट में था कि इनकी प्रमोशंस ना की जाए, उसमें था कि चलते रहे और वो केस चलता रहे। और लेकिन 12-13 साल से प्रमोशंस नहीं हुई। अब ये है कि अब चंद दिनों से उन्होंने ये कहा कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है और सिंध गवर्नमेंट जो है वो प्रमोशंस करेगी। तो अब फाइनली तो हलचल हुई और ग्रेड 20, 21 और 22 का हो गया, लेकिन ग्रेड 18 और 19 जो है वो स्टिल वहीं के वहीं फंसे हुए। अब हर चंद दिन के बाद 2 साल से ये हो रहा है, हमें पता चलता है आज डीपीसी हो रही है, कल डीपीसी हो रही है, लास्ट मिनट के ऊपर जो है वो हमें पता चलता है 1 घंटे पहले, आधे घंटे वाले के डीपीसी किसी वजह के बगैर जो है वो खत्म हो गई है। और ये मसला तो एक चल रहा है। डॉक्टर साहिबा सॉरी, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है शायद। मैं आवाज हमारी जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है डॉक्टर साहिबा, शायद मैं सही तरह सुन नहीं सका या समझ नहीं सका। आप और आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपने ये पिटिशन फाइल की थी कि ये फेडरल के पास जाए? जी, हमारे बहुत सारे साथी थे जिनमें से आधे तो रिटायर हो गए। अब उसके बाद जो 80 के करीब लोग अब भी मौजूद हैं जिना के अंदर कंसल्टेंट लेवल पे, 60 करीब कंसल्टेंट लेवल पे जो फेलोशिप के साथ हैं और उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है ग्रेड 19 और 20 की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट, एसोसिएट और पोस्टें भी वेकेंट है। अच्छा नहीं इरम साहिबा, हम ये समझना चाह रहे हैं कि यू थिंक कि आप लोगों को पीनलाइज किया जा रहा है जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लड़ाई है, ऐसा ही है?
डेफिनेटली हमें मतलब वो किया जा रहा है, उसकी वजह से हमारी प्रमोशन जो हमारे ड्यू राइट्स हैं वो वायलेट। अच्छा, आपने जो पिटिशन फाइल की थी जब डेवोल्यूशन के बाद जब सिंध हुकूमत को आई थी, तो क्या मतलब एतराज था? सिंध गवर्नमेंट के हाथ में हो, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो उससे प्रमोशंस कैसे, प्रमोशंस का उससे क्या लिंक है? प्रमोशंस का तो उन्होंने उस वक्त एक बात क्लियरली कह दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में भी हैं कि वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, उसको तो करें प्रमोशंस, इनके ड्यू राइट्स तो दें, लेकिन नामालूम वजूहात पे 12 साल से वो हुआ ही नहीं है। लेकिन इरम बुखारी साहब, इसमें जो आपने पूरी जो दास्तान मैंने सुनी, उसमें एक रोशन पहलू ये है कि आपने फरमाया कि ग्रेड 20 और 21 जो हैं उनके प्रमोशन हो चुके हैं, इसलिए कि इंतज़ाम सिंध गवर्नमेंट के पास है और उसी के दौरान ये प्रमोशन हो चुका है, और अब 19, 18, 17 जो हैं उनके प्रमोशन बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि एक उसूल तो तय हो गया कि जो प्रमोशन है वो वही कर रहा है जिसके पास उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इस इंस्टीट्यूशन का। तो अब ये एक अलग बात है कि वो सुर्खफीते का चक्कर है, डिले हो रहा है, लेथार्जी हो रही है, कोई और मसाइल हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि एक उसूल तय हो गया है कि प्रमोशन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी ग्रेड में नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि उम्मीद रखनी चाहिए कि 18, 19 के ग्रेड में भी एक ना एक दिन हो जाएंगे। और ये है कि हम भी इसको पता कर लेते हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर हैं या फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर भी, कि ये क्यों नहीं हो रहे या क्यों डिले है या कब एक्चुअली होंगे, तो विल बी एबल टू टेल यू मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। बट थैंक यू, आपने अपना जो है मुद्दा बयान किया। आई होप कि इस सारी लड़ाई में जो वर्कर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको पेनलाइज, हाँ जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जाहिर है उनका तो ये ताल्लुक नहीं है कि किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, उनकी जो है प्रमोशंस नहीं रुकनी चाहिए। मुझे पता है हमने अगले कॉलर की तरफ जाना था, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि क्या वजूहात थी, और मैं जेन्युइनली मुझे नहीं पता क्या फ़र्क पड़ता है अमले को, डॉक्टर्स को, कि सिंध हुकूमत के हाथ में हो या फेडरल के हाथ में हो। मतलब ऑब्वियसली इतना सीरियसली लिया है कि आपने एक पिटिशन फाइल की है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए लेट्स फाइंड आउट, और उसको फिर हम देखते हैं, एड्रेस भी करने की कोशिश करेंगे, आपको जवाब भी देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक। सईद रशीद हैं कराची से। जी सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रांसफर पोस्टिंग पे बात हो सकती है, कुछ पाबंदी है? आपका ट्रांसफर ये जो हुआ है, जिसका मसला चल रहा है आजकल करंट, करें सर, आपको किसने रोका है? पूरी दुनिया बात कर रही है। हमने 30-40 साल जो ह्यूमन रिसोर्स पढ़ी और लोगों को पढ़ाई जी, उसका एक बेसिक थंब रूल ये है कि जब भी कोई इंसान रिटेलिएट करता है ना, तो वो उस वक्त के इवेंट पे नहीं करता, ये इसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके बाद उसका लावा पकते पकते एक दिन वो भड़क जाता है और वो उस एरिया में स्ट्राइक करता है जहां उसको थोड़ा सा नजर आता है कि मेरी पावर ज्यादा है। तो अगर मैं वो इवेंट आपको याद दिलाऊं तो पिछले 1.5-2 साल से चल रहे हैं। स्टार्ट हुआ था कराची के वो इवेंट से, जहां फौज को बड़ी एम्बेरसमेंट होनी पड़ी थी ये गवर्नर साहब की वजह से, और उसके बाद डस का इलेक्शन और ये नैब का और मईशत बर्बादी की तरफ 2 साल बोलते रहे कि सही हो रही है, सही हो रही है, फिर वो जो बोला हाँ सही हो गई है वो भी गलत हो गई। तो ये काफी डांटे खा रहे थे काफी अरसे से। हमारे कप्तान साहब, उन्हें थोड़ी सी ओपनिंग मिली तो उन्होंने उठा के गुस्सा यहाँ पर निकाल दिया और इससे ये शो करने की कोशिश कि मैं इवेंट, मगर प्रॉब्लम जो है असल ये है कि उनके पास ऑल्टरनेट नहीं है। वरना पहले ही होता था कि इस जगह पे ऑल्टरनेट हुआ करता था, वो बोलता था सर मैं आपका काम कर दूंगा, आप इसको हटाएं। अब इनके पास ऑल्टरनेट नहीं है, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो 2 लोगों के नाम बार बार आ रहे थे, उनकी रिटायरमेंट तक इस गवर्नमेंट को नहीं हटा सकेंगे और इंशाल्लाह अक्टूबर 2022 में ये काम हो जाएगा सारा ना। मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, चलें, मतलब आपको तजज़ियाकार होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि यार बड़े पहला पॉइंट तो बड़ा सेट किया है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है रिवेंज इज अ डिश बेस्ट ईटन कोल्ड। टीवी के कई तजज़ियाकारों से ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। 90% जाने के लिए तैयार हूँ। और अब उबैद चौधरी हैं लाहौर से हमारे साथ। जी उबैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, आई एम 27 ईयर ओल्ड, और मेरा बेसिकली जो आपके साथ सवाल है आज, ये सवाल में थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था कि जब भी मतलब मेरा इंटरेक्शन कई भी किसी स्टेट के इंस्टीट्यूट से हुआ है, जैसे कि पुलिस हो गई, कोर्ट हो गई, जैसे कि रिसेंटली मैं भी मुझे अपना
एक जो लर्नर लाइसेंस था वो रिन्यू करवाना, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस जाना पड़ा लाहौर में। तो व्हेन आई वेंट देयर, तो जो रिसेप्शन में बैठे हुए थे, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि मैं किधर जाके ये बात करूं अपना रिन्यूअल के लिए। तो वो मैंने जब उनको एक बार कहा, बिकॉज आई थिंक उनका शायद इससे रिलेटेड नहीं था, वो चलान काट रहे थे या कुछ था, तो उन्होंने नीचे देखे मुझे कहा इधर चले जाएं, इधर चले जाएं। मैंने उनको 2 बार कहा कि मैं उधर से ही आ रहा हूँ, आप मुझे जरा किसी को बता देंगे। तो 2 लोग जो हमारे डेस्क में बैठे हुए थे, दे जस्ट चार्ज एट मी। अब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि क्यों, मतलब जस्ट चार्ज एट मी, स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। किसी देर में वहाँ से आसपास के लोग भी आ गए एंड गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, और आई वाज वेरी पोलाइट टू देम। और मैंने एक चीज़ रियलाइज की, यहाँ जितने आप पोलाइट होते हैं, इट्स साइन ऑफ वीकनेस, तो दे जस्ट चार्ज एट यू मोर। एनी हाउ देन दे टुक मी टू द रूम, साथ ही था जहाँ बैठे हुए थे। व्हेन आई इंट्रोड्यूस कि मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन इट। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसी बात ना करनी पड़े, इसी तरह बात करें, बट दे फोर्स मी इनटू इट, और मुझे यूज़ करना पड़ा, और सब एकदम ठीक हो गया, because I had to add a call. So my basic the point I'm not so clear whether I can convey to you or not. In last 3 years तो पुलिस के साथ भी इंटरेक्शन रहा, थोड़ा सा अदालतों के केसेस की वजह से भी जाना। तो मैं ऐसा जैसे विदाउट यूजिंग लिंक्स और इनके बगैर अगर आप एज अ सिटीजन गुजारना चाहें, तो एक फील होती है ह्यूमिलिएशन, एक डिसरिस्पेक्ट, और वो भी उन लोगों से आती है जो मतलब खुद इतने मतलब हाई पोजीशन से नहीं बैठे हुए, मतलब वो भी आम वाम, मतलब ऐसा नहीं कोई ऑफिसर बच्चे नहीं कह रहा है, इट्स द लोअर जो रेंज के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं। तुम और पिछले 2-3 साल से मैं भी यही कंसिडर कर रहा हूँ कि वाई आई एम लिविंग इन दिस कंट्री, बिकॉज दिस नो मतलब यहाँ बैठ के सिस्टम सही करें या इधर लोगों के साथ डील करें या अपनी जिंदगी बेहतर बनाए, बाहर जाएं, मतलब आई डोंट मतलब बाहर जाने की। उबैद भाई, एक तो जो आपके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, और जाहिर है पुलिस का रवैया जो है वो बहुत जगह बहुत लेवल्स पे ठीक होने की ज़रूरत है। इस बात को बारहा हम करते हैं। जहाँ तक आपने बाहर जाने की बात की, यहाँ रहने की बात की, चॉइस इज़ योर्स। अगर आप इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं तो तब भी आप यहाँ रहकर लड़ सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी समझते हैं, वो भी आपकी चॉइस है, आप बाहर चले जाएं, आप सुखी रहेंगे। यहाँ पर रहने की और सिस्टम से फ़ाइट करने की एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट आपने पहले स्टेज से आप गुजरे हैं कि जब पुलिस ने, अभी तो पुलिस है, फिर आपको विद इन आपके सीनियर्स के साथ और जो सिस्टम के साथ लड़ना पड़ेगा, तो उसकी एक कॉस्ट होती है। अगर आप वो पे करने के लिए तैयार हैं, बड़े शौक़ से लड़िए आप सिस्टम के साथ, और लड़ना भी चाहिए लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये सोच, बहुत से लोग ये सोच कर बाहर चले जाते हैं कि वहाँ जो है ह्यूमन राइट्स और ख़ास तौर पे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बेहतर है। तो चॉइस बहरहाल आपकी है, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि आप यहाँ रहकर अगर सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ें तो बेहतर होगा, लेकिन उसकी एक कॉस्ट ज़रूर होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। सिस्टम अपनी जगह, ये जो बात कर रहे हैं ना आप, ये एक हकीकत है, बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। अगर आप किसी मतलब दफ्तर में जाए, जैसे ये गए हैं, और आप मतलब पोलाइटली यू नो वेट करें, ये करें, वो आपसे सवाल करें, आप जी 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 करके करें, थोड़ा सा यू नो नज़रें झुका के, वो समझेंगे कि यार ये इस बंदे का तो कोई वजूद ही नहीं है। आप यूँ आए अंदर, हाँ भाई मिलना है मैंने सर्जेंट से, आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, वो समझेंगे कि यार इतना अकड़ के आए, जरूर इसके पास कोई बैक होगी। एग्जैक्टली। और दिस इज हाउ पीपल आर डेल्ट। ऑनलाइन ब्रेक करके आए या आप जा करके, तो वो हमारे यहाँ शायद एक पोलाइटनेस को लोग कमजोरी समझते हैं, तो वही कहते हैं ना कि वेयर अ सिल्क ग्लव बट कीप अ स्टील हैंड इन इट। वो पता होना चाहिए कि यार सही बात, इस हद तक आप पुश कर सकते हैं, उसके उस हद के बाद यू नो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। कहने में क्या हर्ज है यार। अगले कॉलर हैं अब्दुल हकीम हैं वाह कैंट से। जी हकीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। साहब बात ये करनी थी कि अभी मैं सुन रहा था आपके पास जना हॉस्पिटल से जो थे ना वो न्यूरो सर्जन थी, तो इस सिलसिले में मैंने बात करना था कि मेरे बेटे का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है जनवरी 2021 में। अच्छा। तो अभी मेरे पास जो कुछ था, मैं बहुत वीक हालत में पहुंच गया हूँ। तो इस सिलसिले में मुझे किसी ने बताया कि जो बाकी मानद बीमारी है उसकी रेडिएशन के लिए जना अस्पताल कराची में जो है वो इलाज होता है जी। तो क्या आप मेरा को उनसे रब्ता करा के मेरी को हेल्प कर सकते हैं कि मैं अपने बेटे का बकाया इलाज उधर से करवा सकूँ?
हम भी कर सकते हैं, वैसे आप खुद भी आएँ तो जिना हॉस्पिटल में हो सकता है। और मेरे ख्याल में ये अभी तक जो साइबर नाइफ की फैसिलिटी है वो सिर्फ कराची में ही मौजूद है। ये साइबर नाइफ की बात नहीं कर रहे, साइबर नाइफ तो यूज होती है ऑपरेशन के लिए। हो गया मेरा अभी ऐसा है कि उनकी पहले सर्जरी हुई है, फिर इस्लामाबाद नूरी से रेडिएशन हो गई है। जी जी, आपने रेडियोथेरेपी करवानी है ना? नहीं, रेडिएशन वो हो गई है। अच्छा, हो गई है। फिर इसके अलावा भी 10% बीमारी बच गई है। अभी दोबारा एमआरआई हुआ है तो अभी मेरे पास इतने अखराजात नहीं है, जो कुछ था वो तो मेरे पास खत्म हो गया। देखिए, यहाँ आकर के कम से कम ये ज़रूर होगा कि आपको उतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे जितने इस्लामाबाद में करने पड़े। यहाँ पर बेहतर है सूरत हाल, कम से कम जिना हॉस्पिटल की अगर हम बात करें। अगर ज़ाहिर है आगा खान हॉस्पिटल को मैं ख़ुद आपको वो तरजीह दूंगा फिर भी, लेकिन ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट है। और वहाँ अगर आप फिर यह है कि अगर आप दूसरे कोटे में अप्लाई करेंगे, आप नहीं वो कर सकते इतना अफोर्ड, तो वो आपके लिए कम भी कर देते हैं। तो आगा खान इज़ बेस्ट। उसके बाद जिना हॉस्पिटल में भी अगर देयर इज़ नो हार्म, आप आकर के एक्सप्लोर ज़रूर कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ बेहतर फैसिलिटी है कैंसर के रेस्ट ऑफ द कंट्री से। आने से पहले थोड़ा सा अपना होमवर्क भी कर लें, जिना वालों से बात कर लें, आगा खान वालों से भी बात कर लें। हो सकता है वहाँ पे आपकी कोई माली इमदाद भी मुमकिन हो। शौकत खानम के पास ये फैसिलिटी नहीं है। आप शौकत खानम भी जा सकते हैं लाहौर में, और वहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि 40 से नीचे जो हैं 50 से नीचे बल्कि मेरे ख्याल में वो कर देते हैं इस सारी सूरत हाल में। तो एक्सप्लोर करने में कोई हर्ज नहीं है। बट आई वुड से कि आप ख़ुद पहले एक चक्कर लगा लीजिए, यहाँ एक्सप्लोर कर लीजिए, यहाँ पर भी लाहौर में भी। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह आपके बेटे को रूब सेहत करे, जितनी भी उसकी बीमारी बची है वो भी ठीक हो। तो इसीलिए हम भी गुड फेथ के तहत आपको ये कह रहे हैं कि आप ख़ुद पहले आकर के कर लें, फिर हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, गुलाम कासिद साहब हैं हैदराबाद से। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये आपसे एक बात करनी है। जी, ये शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा पहले एतमाद हुआ करता था जी, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, इनकी जो सारे दावे इस तरह के जिस तरह साबित हुए हैं, तो अब मुझे इन पर भी थोड़ा मतलब ये होने लगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। तो फिर मैं एक हैदराबाद में रहता हूँ, मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट, दोस्त वगैरह, अहबाब जो भी थे, और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, फेसबुक जितने भी थे, तो उनमें मैंने एक सर्वे शुरू किया कि क्या आप किसी ऐसे फर्द को जानते हैं जिन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल से इलाज करवाया हो, आपकी फैमिली में से, या आप खुद, टीवी अखबारात की बात नहीं, लेकिन जिसकी आप खुद विटनेस हो। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मतलब ये यहाँ से कोई भी ऐसा बंदा मिला नहीं जिन्होंने शौकत खानम से इलाज करवाया हो। मतलब कोई किसी ने खुद करवाया हो, या उसके फैमिली में से किसी ने करवाया हो, या दोस्त ने करवाया हो, या दोस्त के दोस्त, या उसके भी दोस्त, जिसके बंदा आई विटनेस हो। और अभी जो कोविड का जो ये मामला चल रहा है, इसमें भी हमने टीवी में कभी ये न्यूज़ में नहीं सुना कि शौकत खानम हॉस्पिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें कोविड के टेस्ट वगैरह करवाने में। ठीक है। गुलाम कासिम साहब, देखिए, एक तो व्हाट्सएप के मैसेजेस के या उससे उस तरह से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिलाशुबा शौकत खानम एक बहुत बेहतर काम कर रहा है वहाँ पर। जाहिर है, देखिए, वो एक हस्पताल है और वहाँ जो मरीज़ों का रश है वो बेतहाशा है। किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में अगर आप देख लें, आप कराची की अगर बात कर लें, यहाँ पर भी लाइनें लगी होती हैं। अब ज़ाहिर इंसानियत का तकाजा तो ये है कि फौरी तौर पर हर कैंसर के पेशेंट को ट्रीट किया। मैंने समझ पाया कि वो कहना क्या चाह रहे थे। मैं बता देता हूँ। मैंने 10 लोगों से पूछा है कि क्या आपने कभी मगरमच्छ देखा है अपनी आंखों से, और 10 के 10 ने कहा कि नहीं। तो मैंने ये फैसला किया कि मगरमच्छ नाम के कोई जानवर नहीं है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। समझ आ गए? नहीं, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कोयटा से हैं हस्साम दावी साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और बड़े लंबे अरसे से मैं आप लोगों को प्रोग्राम देखता हूँ, और आप लोगों के बहुत पास हैं। अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे कि आप इसी को कंटिन्यू कर सकें। मेहरबानी।
अच्छा सर, मैं 2 मिनट आपके लूँगा सर। मैं क्वेटा के एक एरिया में रहता था, दैट वाज कॉल्ड मेकांगी रोड। अच्छा, क्वेटा में अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, अभी भी हीटर लगने शुरू हो गए। उस पर्टिकुलर एरिया में अभी मैं उस एरिया में रहता भी नहीं, पहले मैं इसको करेक्ट कर दूँ, मैं पहले रहता था वहाँ पे। सितंबर से लेके मार्च तक गैस नहीं होती, रात को 1 बजे गैस आती है और 5 बजे वापस चल जाती। अच्छा, तो मेरे वहाँ पे दोस्त रहते थे, वाटेमौलेदार थे, मैं उनको कहता था कि यार यहाँ पे गैस का इतना सीरियस बहरान है, दैट इज मिडिल ऑफ द सिटी, ये कोई ऐसा दूर अफ्तादा एरिया भी नहीं है, तो के दरमियान एरिया है। तो मैं उनको कहता था कि यार ये मेन सिटी है, कोई एहतजाज करते हैं, कोई उससे कहता है आप गैस की नीड कैसे पूरी करते हैं? तो कहते हैं यार इससे सिंपल आसान है, आप क्यों टेंशन लेते हैं, एक मशीन आती है जिसको कंप्रेसर कहते हैं, आप वो खरीद लें, प्रेशर से सक कर लेगा, आपकी नीड फुलफिल होगी। तो मैंने बोला यार मेरी नीड तो फुलफिल, हमसाये में अगर कोई बंदा है, कोई बीमार है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, पैसा नहीं है कंप्रेसर लेने की, तो वो क्या करेगा? बोला नहीं आप सब करते हैं। मैंने बोला इसका जवाब ये है कि आज गैस का इशू चल रहा है, कल का पानी का आएगा, तो पानी का क्या करेंगे? फिर आप मोटर, बड़ा हैवी मोटर लगाएंगे, डोंकी पंप लगाएंगे, प्यासा मर जाए। खैर वो इशू खत्म हो गया, वो इसी तरह अभी तक वही चल रहा है। मैंने बिस्तरा अपना बांधा, मैं निकल गया, मैंने बोला छोड़ो यहाँ पे क्या करना है इस एरिया में रह के, ठीक है। अब आपकी नोटिस में जब से माशाल्लाह से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, 15 अगस्त से कमन बॉर्डर बिल्कुल सील है, बिल्कुल। इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची आप लोग रहते हैं, इसको जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ती है कि बॉर्डर खुला हो या बंद हो। बट जो बॉर्डरिंग सिटीज है लाइक क्वेटा, लाइक पेशावर, यहाँ पे सिवियर क्राइसिस ऑफ बिजनेस इज गोइंग ऑन। यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा क्योंकि हेवीली डिपेंडेंट, यहाँ से चीजें उधर जाती है, उधर से चीजें इधर आती है, लोग इधर उधर जाते हैं, तो बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल भी कोई किसी को वो फर्क नहीं पड़ रहा है। आज मैंने टीवी पे एक स्लाइड देखी कि बिजली महंगी हो गई, 1 रुपये 70 पैसे फी यूनिट। तो ये IMF की इंस्ट्रक्शन है, जो आगे जाके और भी आएंगे, बहरान और भी आगे आने हैं, बिल्कुल जो प्रेडिक्ट हो रही है। सर मेरी एक वो है कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। जो इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज में अगर किसी इन्फ्लेशन आ जाए या इस तरह की सिचुएशन, वो सबसे पहले रोड पे ब्लॉक करते हैं और निकलते हैं कि यार एहतजाज करते हैं, आवाम को, सरकार को हिलाते हैं कि यार ये हमारे मसले हल कराओ, बॉर्डर खोलो, गैस छोड़ो, पानी दो, बेसिक कमोडिटीज आप हमें दें। हमारे लोग इतने मुर्दा हो गए हैं, इनको ये पेट्रोल 200 रुपये कर दे, ये नहीं निकलने वाले। आटा जो है ना अभी 20 किलो के पहले 1400 का मिला, ये 2800 का भी हो जाए, निकलने वाले। चीनी आज 100 की है, ये 200 की। ये मिलने के सर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इससे, आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा जगह है इन आवाम को। ये तो खावी खरगोश में पता नहीं कब उठेंगे। मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ मैं भी उनका हिस्सा हूँ, मैं भी सोसाइटी का, मुर्दा सोसाइटी का हिस्सा हूँ। आप लोगों को तो नहीं, हसाम दावी साहब जो आपने बात की है बिल्कुल मेरे ख्याल में जायज़ है, और आवाम को ही सोचना है कि जाहिर है कि कब वो उठेंगे, सारी उसके ऊपर एहतजाज करेंगे। फिलहाल अच्छा, आवाम का जो ना उठना है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि एक तो होता है ना कि जैसे वॉल्केनो कैसे फटती है, 2 तरीक़ों से फटती है ना यार। एक तो प्रेशर बिल्ड करता है, थोड़ा थोड़ा सा लावा निकलता रहता है, फिर वो वॉल्केनोज होते हैं जिसमें से लावा नहीं निकलता, लेकिन वो एकदम फटते हैं, जो सदियों तक डेड रहे, सदियों तक डेड रहते हैं, बाहर से डेड लगते हैं ना, अंदर तो लावा पकड़ा होता है और कोई जगह नहीं मिलती उसको इनखला की। तो जब वो फटता है ना सर, तो फिर वो पूरे शहरों को तबाह कर देता है। तो ये खतरनाक बात है। जहाँ तक चमन और की बात है, तो तोरखम का तो मुझे पता था कि तालिबान ने बंद किया था। चमन की क्या सिचुएशन है? चमन का हमने बंद किया हुआ है, दोनों बॉर्डर्स बंद हैं, और जो ट्रक्स हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी जो अफगान जो फलों के ताजिर हैं वो रो रहे हैं, वो पेरिशेबल आइटम होता है, कई दिनों से खड़े हुए। इवन अनार के ट्रक हैं, अनार वहाँ ख़राब हो रहा है, और जो जैसे आपने कहा पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो बहुत मसला है। उम्मीद है हुकूमत इस पर कुछ ना कुछ सोच रही होगी। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं राजा शबीर साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक प्रॉब्लम है हमारा, मैं कुछ और लोगों का भी डेफिनेटली होगा। हमारा प्रॉब्लम है सुजुकी मोटर्स के साथ। अच्छा। बजट के बाद 30 जून के बाद जिन गाड़ियों की डिलीवरी होनी थी उनको उन्होंने रिफंड करना था। हमें अभी तक
अक्टूबर आ गया, हमें तक वो लाख सवा लाख रुपया जो हमारी गाड़ियों की बुकिंग का एक्स्ट्रा उन्होंने हमसे चार्ज किया हुआ था, उसका हमें रिफंड अभी तक नहीं मिला। हम अपने लोकल डीलर से बात करते हैं, वो कहते हैं हेड ऑफिस में बात करें। हेड ऑफिस में हम लोग पिंडी में बैठे हुए हैं कराची, हमें ना उनका नंबर मिलता है, ना हमें उनसे कोई बातचीत होती है। 4 महीने हो गए हैं, हमें वो 1.5 लाख सवा लाख रुपए का रिफंड नहीं मिल रहा। मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जो अफेक्टेड होंगे। तो आपने, सॉरी मुझे ये बताइए, जो ऊपर दिया था, ऑन दिया आपने? नो सर, हमने जब बुकिंग कराई तो जून से पहले कराई थी। ओके। तो उस वक्त गाड़ियों की कीमतें ज्यादा थी। तो 30 जून के बाद जिनकी डिलीवरी हुई उनकी कीमतें कम होगी, लाख सवा लाख रुपया। अच्छा, वो रिफंड उन्होंने हमें करना है, वो हम ही नहीं कर रहे कंपनी वाले। आपके पास कहीं लिखा हुआ है? मतलब बिल्कुल है, मेरे पास है जी। कंपनी वालों ने हमें खुद बताया, जिधर जो डीलर है लोकल, उसने बताया हमें कि जी आपको रिफंड मिलना है। अच्छा, चलिए हम कंपनी से चेक कर लेते हैं, किसी अपने इकोनॉमिक रिपोर्टर के थ्रू के है क्या ऐसा कोई है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जिस कीमत पे आप बुक कराते हैं गालिबन उसके बाद अगर वो चीज़ सस्ती हो जाती है तो कंपनी रिफ़ंड करती है या नहीं, वी डोंट नो येट, लेकिन हम पता कर सकते हैं। इसलिए मैं पूछा था कि आपके पास कोई इसकी कोई रिटर्न गारंटी? आमतौर पे इस तरह के जो रिफंड के केसेस होते हैं, कंपनी हत्तुल इम्कान कोशिश करती हैं कि उस रकम पे जितना इंटरेस्ट कमा सकें कमा लें और उसके बाद आपको असल रकम वापस कर दें। ये एक तरह से गाड़ियों की पेंशन है, हर शोबे में ऐसा ही है। कंस्ट्रक्शन में तो बहुत है। अली रज़ा साहब हैं कराची से। जी अली रज़ा भाई। जी अच्छा जी, मुझे एक्चुअली इस बारे में कॉल करनी थी कि आपको आजकल एक चैनल है, बल्कि काफी अर्से से मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज की मुझे डेफिनेशन पूछनी थी जी। कि एक चैनल है, आपने देखा होगा, पूरी हेडलाइन ही उनकी जो चलती है 9 बजे वाली, 9:30 बजे तक, बल्कि 9:45 तक हर न्यूज ब्रेकिंग न्यूज पे चलती है। तो कोई तो डेफिनेशन ब्रेकिंग न्यूज की हो। मैं दे दूं आपको इसका। अगर लग़वी आप तर्जुमा करें तो ये टूटी हुई खबर, यानी ऐसी खबर जो पिट के वो आती है, लेकिन 9 के बुलेटिन को शशकारे लगाने के लिए वो जो है ना, वो सुबह 4 बजे की खबर को भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे पेश करते हैं। और बदकिस्मती है, और इसका जो बाकी वो लाल नीचे भी पट्टी चल रही होती है, वो उल्लू की पट्टी जो है, वो भी यही होता है कि पुरानी खबर को बेसिकली वो ब्रेकिंग सिर्फ व्यूअर का जो है वो अटेंशन गेन करने का उनका ये ख्याल है कि व्यूअर जो है ना वो फ़ौरन आएगा कि पता नहीं क्या ब्रेकिंग हो गई है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि लोगों को पता है, उनके पास भी फ़ोन होता है, वो ट्विटर पे भी होते हैं, वो और जगह भी होते हैं। तो ये तरीक़ाकार तो कमोबेश तमाम चैनल यार, अगर हर खबर ब्रेकिंग है ना, तो फिर कोई खबर ब्रेकिंग बिल्कुल है ना। आई मीन इसलिए मैं कह रहा हूँ टूटी हुई खबर का मतलब ये कि एक तो खबर पूरी नहीं होती, ठीक है। दूसरा ये है कि वो सुबह की खबर है, लेकिन आपने 9 के बुलेटिन को शशके लगाने, तो जाहिर है आपने उसके अंदर वो कुछ शूं 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 करके घुमाना है, और ये बड़े से लेके छोटे चैनल तक यही कहानी चल रही है। ऐसा ही। फैसल मुजीब साहब हैं कराची से। जी फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भाई। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी मुबशिर भाई, जरार भाई और मुफत साहब जी, कि सर पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह मामलात इतने खराब हैं कि आपके ये आधे घंटे के प्रोग्राम से ना नक्कार, जिसे कहते हैं ना, वो नक्कार खाने में तोती की आवाज है आप तीनों की आवाज। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग एक दिन डेडिकेट करें 24 आवर्स के लिए, और आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाएं और उनको बिठा के पूछे कि भाई जिस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है ये आखिर क्यों आ रही है। खान साहब तो जरदारी और नवाज शरीफ साहब को लगता है अगर लटका भी देंगे तो उससे आवाम को कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसी आदमी को कोई फायदा नहीं होगा जिसकी सैलरी 20,000 रुपए, उसने 20,000 रुपए में ही महीना गुजारना है पूरा। अगर आप जरदारी को लटका भी देंगे या नवाज शरीफ को उनके साथ भी लटका देंगे, उनकी औलादों को भी लटका दे आप, तब भी कोई फायदा अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला नहीं है। तो भाई खान साहब से ये बोले, भाई आप इनको लटकाने के बजाय, अंदर डालने के बजाय, इनकी जितनी आमदनी है उसका 70% आप क्या कहते हैं अपने खजाने में इन करें, ताकि उससे कोई तो काम होगा, कोई तो फायदा होगा। एनआरओ देना है तो आप दे दें उनको, कोई मसला नहीं है। आप अपनी आमदनी का 80% दे दें गवर्नमेंट को, 20% वो कर दे, फिर आप उनको जिंदगी भर के लिए नाअहल करार दे दें सियासत के लिए। बेहतरीन हो, ठीक है। यही कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, पता नहीं 3 साल से, है ना, इतनी कोशिश की है, पता नहीं यार। और इतना ज़बरदस्त हमारा रोबस्ट कोर्ट्स हैं और पूरा सिस्टम आपको पता है कि वरना आम आदमी का अगर ये कोई ऐसा मसला होता तो अभी तक फैसला हो के आसपास कर दिया होता। लेकिन ज़ाहिर मतलब रोबस्टनेस जो है
वो बेचारे आवाम के लिए ही होती है। रोबस्टनेस जो भी है वक्फा वेलकम बैक। मोहम्मद इकबाल हैं कराची से। जी भाई। जी सर। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले तो मैं कई अरसे से आपका नंबर में आ रहा हूँ, लग नहीं रहा है सर। तो पहले तो मैं ये आपको बोलूं जी कि आप जैसे सुलझे लोग कई और चैनलों पे भी आ जाएं। जी सर, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। सर आप सुन रहे हैं? आप चल रहा है शायद सर। आप जी फरमाइए। सर, आप जैसे कुछ लोग और चैनलों पे भी सुलझे हुए लोग आ जाएं तो किसी की सुनवाई हो जाए, समझ गए? तो आप बहुत सुलझे हुए लोग हैं। हमारा एक मसला सर, हमारा 163 खानदान है। हमारा 163 खानदान है जिसमें वो फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। बंगाल वेजिटेबल नाम है, माड़ीपुर रोड पे ऊपर है। अच्छा। उसमें कितनी बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं। 163 खानदान का पैसा एक सेठ लेके फरार हो गया, बल्कि अब तो फौत हो गया। उसके पीछे लोग हैं। एक मल्ला पहले जज था, अब वो वकील है, वकालतों के फ्रॉड के काम करता है। और सर वो उसने हमारी फैक्ट्री पे कब्जा करवा रखा है। हमारे 163 खानदान को ना पैसे दे रहा है ना कुछ दे रहा। हम 27 साल हो गए, 1994 से आज तक हम ख्वार हो रहे हैं, ना हमारी कोई सुनता है ना कुछ। आज आपसे मैं कई दिन से मैं मिला रहा हूँ। तो इकबाल भाई, उस फैक्ट्री का नाम क्या बताया आपने? बंगाल वेजिटेबल मारीपुर रोड के ऊपर TPS थाने के सामने, खोजा जमात खाने के सामने। हम वजीर आजम से दरखास्त करते हैं, इक़्तिदार आला से दुआ इल्तिजा करते हैं कि खुदा रसूल के वास्ते अगर कोई इंसाफ है इस दुनिया में तो हमारी फैक्ट्री का विजिट कर लो, देख लो। अगर झूठ हो तो मुझे जो सजा हो मुझे दे दो। हम सब बंदे भुगतने के लिए तैयार हैं। हमारी गरीब बच्चे, यतीम, बेवा औरतें बेचारे कई वेंटिलेटर पे पड़े, कई मर गए इंतजार करके। लोगों की बच्चियां जवान चिट्टे वाल हो गए सर के, किसी को कोई पैसा नहीं मिला। हमारी गोल्डन शेकेंड के तहत 1900 नवाज शरीफ साहब ने बेची थी, और अभी आज अल्लाह के शुक्र से वो भी ख्वार हैं और साथ हमें भी कर दिया उन्होंने। ठीक है, आपके हमारे तवज्जुह से बात उम्मीद है वज़ीर आज़म तक पहुंच जाएगी। और 1994 से ज़ाहिर बहुत एक लंबा अरसा है जो आपने बर्दाश्त किया है। हमारी हमदर्दी आपके साथ है। मोहम्मद अली हैं नोडेरो से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मोहम्मद अली सर नोडेरो से बात कर रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे बात की थी। जी सर, मैंने भी एक एप्लीकेशन लिखी थी सदर पाकिस्तान, जी जी बिल्कुल आपने फरमाया। जी, पाकिस्तान और पार्लियामेंट पाकिस्तान असेंबली। मैंने उसमें लिखा था कि एक राय दी थी कि आप उसको एक बेरोजगार नौजवान है, उसके लिए आप प्रोग्राम शुरू करें, ऐसा नौजवान प्रोग्राम शुरू करें। मैंने आपको ट्वीट भी की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल आपको भी ट्वीट की थी। जी जी, शायद आपने नहीं पढ़ी। मैंने पिछले प्रोग्राम में यही कहा था, आपने शायद उस प्रोग्राम पर। जी मुझे याद है बिल्कुल, आपने नौजवानों के बारे में बात की थी कि वो जो है बेरोज़गार हैं और उनके लिए हुकूमत को देखना चाहिए। कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इजरा भी हुआ, लेकिन समहाउ क्योंकि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के आपस में वो इस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा जो कि होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने आवाम की बेहतरी के लिए काम करना तो ये तो एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जिस पे तो कामयाब नौजवान अभी लॉन्च तो हो गया है। होपफुली आपके जो इलाके में नौजवान हैं वो कुछ ना कुछ उससे इस्तेफादा कर पाएंगे, क्योंकि एक नेशनल प्रोग्राम है। इट्स नॉट लिमिटेड टू अ सिटी, तो जाहिर है या किसी प्रोविंस से। तो उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ पर भी ये जल्द ही आएगा। कैसर अजीज़ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये कहना था कि 1947 से लेके और 2020 तक पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान को बने हुए टाइम वक्त गुजर चुका है सर, लेकिन आज भी हम
अभी मैं आपको प्रोग्राम देख रहा था सर कि बुनियादी जरूरियात ही हमारे मुल्क में अभी तक पूरी नहीं हो सकी। हमारे हुक्मरान, आप चाइना हमारे बात बना, आज वो कहाँ खड़ा हुआ है सर, वो आज हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है सर, जिसको हफीमची चाइना कहते थे सर। और आज हम पाकिस्तानी एक इस्लामिक मुमलिकत हो के हमारे मुल्क में सर कितने निज़ाम है, एक वफाकी निज़ाम है, एक सूबाई निज़ाम है, एक शहरी निज़ाम है, एक जिलाई निज़ाम है, लेकिन सर डिलीवर क्या कर रहे हैं, सिफर सर। अवाम परेशान है। आज हम बिल्कुल सर मोंजोदड़ो के दौर में वापस जा रहे हैं, ना हमारे पास पेट्रोल है, ना हमारे पास सर इस वक्त गैस का भी क्राइसिस आने को तैयार खड़ा हुआ है सर, और हर बंदा परेशान है सर इस मुल्क के अंदर। तो क्या होगा सर इस मुल्क का आगे चलकर, आप इस मुल्क का क्या हाल है? हम क्या सिर्फ दुनिया के लिए रह गए हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए, पूरी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए और पूरी दुनिया के इसके लिए है सर हम लोग सिर्फ क्या? जी फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है भाई, और कम अज़ कम मैं ये कहूँगा कि मोहिंजोदाड़ो से निस्बत नहीं, क्योंकि मोहिंजोदाड़ो का निज़ाम जो था वो इस निज़ाम से बहुत बेहतर था। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो ज़माने का फर्स्ट वर्ल्ड था। हाँ, बाकी सारी इनकी बातें बजा हैं, अपनी जगह हैं। मोहिंजोदाड़ो का जो सीवरेज सिस्टम था ना, वो मेरे ख्याल के कराची के सीवरेज सिस्टम से कोई 10,000 गुना बेहतर था। हाँ, बहुत बेहतर था। और मोबाइल स्नैचिंग भी मतलब तकरीबन ना होने के बराबर। सही बात है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।